हेलो स्टूडेंट, शर्मा टेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, हमने बेसिक क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी, बेसिक इलेक्ट्रिकल वाली। नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, क्या मेजरमेंट। ठीक है, ये आपकी जो क्लास हो रही है यूपीपीसीएल स्पेशल है। पीजी सेकंड की जो क्लास है आपकी, इसमें आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। ठीक, ये मेजरमेंट आपका यूपीपीसीएल एग्जाम में 25 से 30 नंबर का आता है। ठीक है, एग्जाम के कंपटीशन के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से, स्टार्टिंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से। जितना भी कंफ्यूजन होगी, सारी कंफ्यूजन एक तरफ से दूर होती जाएगी, क्योंकि सारे जो हेडिंग कराए जाएंगे वो प्रॉपर वे में कराए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया एक करा दिया। ठीक है, एग्जाम की तारीख काफी नजदीक आती जा रही है। आपको क्या करना है, इन्हीं 2 महीने में अपनी पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मेरा आपके फोकस यही है। मेरा चैनल बनाने का मतलब, मेरा पढ़ाने का मतलब, यहाँ पर फोकस एक ही है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना। ठीक है, पढ़ाई को अच्छे से ध्यान में रखना, किसी भी चीज को मिस नहीं होने देगी। एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हुआ तो समझ लीजिए 1 नंबर गया आपका। तो एक पॉइंट आपको छोड़ना भी नहीं है, हर पॉइंट को क्या करना, बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इस क्लास में सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे एरर। ठीक है ना, एरर, एरर क्या होती है नॉर्मली आपको पता होगी, त्रुटि। कोई भी हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बैटरी बनाई, वोल्टेज बिल्डअप करना चाह रहे थे हम 6 वोल्ट, लेकिन बिल्डअप करना हुआ 5.5 वोल्ट, 5 वोल्ट। ठीक है ना, एरर आ गई ना उसमें, उसी चीज को बोलते हैं हम एरर। यानी किसी चीज में प्रॉब्लम आ जाना, वो एरर कहलाती है उसकी। ठीक है, एरर आपकी सबसे पहले मैं बात करूं एब्सोल्यूट, आपकी एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, देखिए एब्सोल्यूट एरर आपकी वो एरर होती है जो नॉर्मली आपको, जैसे इंस्ट्रूमेंट आपने कोई टेस्ट किया, तो टेस्टिंग के टाइम जो एरर आपकी आती है विद रेस्पेक्ट ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो क्या होगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर बराबर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी जो हमने मेजर की, कितनी आई मेजर्ड, मेजर्ड आई 5.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का हम सेल बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमने मेजर कितना किया 4.5 वोल्ट, कितना रह गया माइनस का 0.5 वोल्ट। माइनस का 0.5 वोल्ट आपका क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। आगे हम बात करेंगे इसी की रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, देखिए रिलेटिव एरर आपकी वो एरर होती है जो कंपेयर किससे की जाती है, ट्रू वैल्यू से। ठीक है, यानी रिलेटिव एरर हमारी रिलेट एक्चुअल वैल्यू से कितना कर रही है। ठीक है, ये परसेंटेज बताती है, परसेंटेज बताए तो उसको बोलेंगे परसेंटेज रिलेटिव एरर। काफी 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रिलेटिव एरर से। रिलेटिव एरर बोलो या रिलेटिव स्टैटिक एरर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये रिलेटिव एरर होती है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक, अपॉन एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल में कितनी थी, एक्चुअल में वैल्यू कितनी तो एब्सोल्यूट कितनी आई है, वो होती है आपकी क्या रिलेटिव एरर। यानी इसी एब्सोल्यूट एरर में यदि ट्रू वैल्यू कितनी होगी, चलो एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू ही नीचे आ जाएगी। ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इंटू 100 कर तो क्या आ गया आपका, ये परसेंटेज में आ गई, परसेंटेज रिलेटिव एरर। यही आपको फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना। ठीक है, नॉर्मली किसी में से मेजर्ड में से ट्रू वैल्यू को घटा दो, क्या आ गई आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। रिलेटिव एरर आपको निकालनी है, अपॉन में एक्चुअल वैल्यू को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर आ गई आपको। ठीक है, चलिए इससे आगे हम बात करेंगे आपका, इससे आगे होगा आपका इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, इसे इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट में आपने वोल्टेज मेजर की, ठीक, लेकिन वो वोल्टेज सही मेजर नहीं कर पा रहा, मतलब क्या उसमें कौन सी एरर आ रही है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, काफी सारी टाइप्स की एरर होती हैं। यदि इंस्ट्रूमेंट में आने वाली जो एरर होती है वो आपकी कहलाएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी एरर है जो रेस्पेक्ट या डिजाइन की जाती है विद कंपनी द्वारा, यानी कंपनी ने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया, उसमें कितनी एरर है, या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया इसमें कितनी एरर है, वो चीज क्या बता रही है हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर में एरर बता रही है। ठीक है, वो होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, चलिए इससे आगे आपका
मीटर देखेंगे। मीटर में देखिए सबसे पहले मीटर आपके दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला एनालॉग, ठीक है, एनालॉग मीटर। एनालॉग मीटर आपके वो मीटर होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम ऑफ पोजीशन पर डिफरेंट वाई एक्सिस पोजीशन देते हैं। मतलब इसका मतलब है डिफरेंट टाइम ऑफ पोजीशन पर डिफरेंट टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो डिफरेंट क्या देगी, अपनी वैल्यू देगी। मान लीजिए ये आपका क्या कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी वैल्यू, यानी करंट ले लिया तो यही 1 2 3 4 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, ठीक। ये आपके स्केल का मेजरमेंट है, ठीक है। मान लीजिए 0.1 सेकंड थी, 0.1 सेकंड पे ये मेरा ग्राफ यहाँ पे था, 0.1 सेकंड में कितनी आई, 1 एम्पियर। 0.2 सेकंड पे आई कितनी, 2 एम्पियर। डिफरेंट टाइम पोजीशन में डिफरेंट वाई एक्सिस मिल रही है ना वैल्यू, यही आपका क्या होता है एनालॉग मीटर, ठीक है। बात करूं जो दूसरा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है आपका डिजिटल, कौन सा है आपका, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आपका वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट टाइम ऑफ पोजीशन पर एक फिक्स वाई एक्सिस वैल्यू मिलती है। मतलब मान लीजिए डिफरेंट टाइम ऑफ पोजीशन पर हम आगे चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड में टाइम चल रहा है। वाई एक्सिस पर हम बात कर रहे हैं वैल्यू की, वाई एक्सिस पर मान लीजिए ये टाइम है 1 सेकंड, 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड पर मैंने वो देखा वैल्यू तो उसकी थी 1 एम्पियर, ठीक है ना। 0.2 सेकंड की बात करूं तो यही क्या थी, 1 एम्पियर, ठीक है। यह क्या था, इतनी देर में तो इसके लिए अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। मान लीजिए फिर हमने क्या किया, फिर आगे का टाइम देखा, यानी उसमें वेरिएशन आ गया। मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया, ज्यादा हो गई या वही रही, तो क्या यदि वही रही तो आगे भी टाइम पर वही अपनी एक्सेस या वही अपनी वैल्यू दिखाए 1 एम्पियर। मान लीजिए वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो ऐसे नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे करके बढ़े, एक साथ बढ़ेगी। एक साथ मान लीजिए 5 एम्पियर तो एक साथ 0.2 सेकंड पर बढ़ जाएगी 5 एम्पियर। इसी तरीके से आगे आपका ग्राफ चलता रहेगा। ये आपका ग्राफ किसका है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। ग्राफ से आप सीधे सीधे एग्जाम में बता सकते हो, पूछा भी जा सकता है कि एनालॉग और डिजिटल का ग्राफ कौन सा है। देखिए एनालॉग का ग्राफ सीधा, डिजिटल सीधा का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। डिजिटल का एक फिक्स वाई एक्सिस वैल्यू देगी, फिक्स, ठीक है। ये आपका हो गया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट आपके नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इंडिकेटिंग, जो आपका इंस्ट्रूमेंट प्रदर्शित करता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग मतलब संकेत देने वाला इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी वैल्यू को, वोल्टेज करंट कुछ भी हो सकता है, उसको हमको शो करा रहा, संकेत दे रहा, वो होता है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आपके वोल्टेज करंट कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। आपके वोल्टेज और करंट कुछ भी आ सकते हैं। चलिए वोल्टेज और करंट कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर या एमीटर, वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ वोल्ट मीटर, करंट मेजर कर रहा है एमीटर, ठीक है। आपका जो दूसरे टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है आपका इंडिकेटिंग के बाद में आता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये आपका इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी वैल्यू को रिकॉर्ड करके आपको शो कराता है। जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो क्या करता है, हार्ट की वाइब्रेशन को प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, वाइब्रेशन को प्रदर्शित करके हमको ये बताता है कि इसमें इतनी वाइब्रेशन चल रही है इसमें, ठीक है। तो रिकॉर्ड करके ही तो हमें शो करा रहा है, तो ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, हार्ट की वाइब्रेशन को जो शो करता है। तीसरा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, मतलब समाकलन इंस्ट्रूमेंट। समाकलन का मतलब जानते हो, धीरे धीरे करके कोई भी चीज ऐड होती जाना, 2 4 6 8 10, कुछ नहीं हो रहा तो 2 के बाद 2 ही फिक्स रहेगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 के बाद बढ़ता ही जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा आता है क्या, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर जैसे घर के मीटर होते हैं बिजली वाले, ये आपके एनर्जी मीटर क्या करते हैं, कोई भी पावर आपकी जैसे ऐड हो जाती है 2 यूनिट, अगले दिन 2 से कम नहीं होगी, बढ़ेगी, चाहे लाइट जाए चाहे आए, ठीक है। तो क्या करता है, इंटीग्रेशन करता जाता है, यानी समाकलन करता जाता है उस वैल्यू का, ठीक है। ये आपका हो गया इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। चलिए सबसे पहला इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं हम, कौन सा है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए
इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में 3 टॉर्क होते हैं आपके, जो क्या करते हैं उस इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में वर्क करते हैं। सबसे पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कौन सा आपका? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक ऐसा टॉर्क होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट में उसके स्केल को मूव कराने के लिए या डिफ्लेक्ट कराने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क को टीडी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई मेरा स्केल है, ये आपका क्या है? पॉइंटर। जैसे मैंने सप्लाई दी, पॉइंटर क्या करना स्टार्ट कर देगा? मूव। मूव करने के लिए जो आपका टॉर्क दिया जाता है वही होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, 0 से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका होता है टीडी प्रोपोर्शनल टू आई। टीडी प्रोपोर्शनल टू आई। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब जितनी करंट बढ़ती जाएगी उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, टीडी प्रोपोर्शनल हटा दो, टीडी बराबर हो गया जी आई। जी होता है आपका कंडक्टेंस, मैंने पहले बताया था। ठीक है, पिछली क्लासों में। कंडक्टेंस मतलब उस कंडक्टिंग मटेरियल, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी वायर यूज किया जा रहा है उसका कंडक्टिविटी कितनी है। अच्छा वायर है या कोई आयरन वगैरह पीस के ले लिया है, आयरन वगैरह पीस ले लेंगे तो क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस होगा। अच्छा कॉपर का ले लिया तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा। तो वही कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है। ठीक है, टीडी प्रोपोर्शनल टू आई, सीधा सीधा करंट पे डिपेंड कर रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। चलिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क आपका वो टॉर्क होता है जो किसी पॉइंटर को डिफ्लेक्शन के बाद, मान लीजिए मैं डिफ्लेक्शन कराता जा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक जब पीछे से कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा तो इसका कहाँ पहुंच जाएगा? इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, फाइनल पोजीशन पर। लेकिन मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट से वही पहुंच गया 10 पे, तो एक्चुअल तो नहीं है ना। उसी पॉइंटर को रोकने के लिए 5 पर, यानी पॉइंटर को रोकने के लिए आगे से जो कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क दिया जाता है वो होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। किसी स्केल को दिया जाने वाला वो टॉर्क जो क्या करता है? उसके पॉइंटर को एक एक्चुअल वैल्यू यानी अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पर रोकने की प्रयास करता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है टीडी के। ठीक है, ये होता है आपका टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब देखिए टीडी इधर से दम लगा रहा है और टीसी इधर से लगा रहा है। ये इधर से लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है। पॉइंटर क्या कर रहा है? यहीं पर अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रही रीडिंग कितनी है, उसी के आसपास मूव कर रहा है। इसी मूव को रोकने के लिए एक टॉर्क और दिया जाता है, उसका नाम होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क आपका वो टॉर्क होता है जो क्या करता है? उस स्केल को डैम्प आउट होने से रोकता है, उसकी फाइनल पोजीशन पर आने देता है। ठीक है, डैम्पिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क आपको टीसी से डिनोट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क को टीसी प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा, यानी टीसी जितना बढ़ता जाएगा थीटा भी उतना बढ़ता जाएगा। थीटा मतलब एंगल, एंगल जितना बढ़ता जाएगा टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क जितना बढ़ता जाएगा। वही स्प्रिंग को जितना खींचता जाओगे उतना ही ज्यादा उसको टॉर्क बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा उसका एंगल चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे फाइनल पोजीशन चाहिए कौन सी? बैलेंस। एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन पर क्या होना चाहिए? ये दोनों टॉर्क बराबर होने चाहिए, तभी तो बीच में जाकर रुकेगा। तो क्या करेंगे? टीसी बराबर होगा टीडी कि तो पॉइंटर क्या रहेगा? अपनी फाइनल पोजीशन पर रहेगा। तो टीसी क्या है मेरा? टीसी थीटा बराबर टीडी किसके है? आई के। यदि थीटा आई के सीधा बराबर हो जाए तो क्या होगा? मेरी फाइनल पोजीशन आ जाएगी। बराबर चाहे प्रोपोर्शनल समझ लो इसको, यानी सीधे सीधे दोनों बराबर होने चाहिए। कोई भी एक, यदि एक चेंज हुआ तो दूसरा भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, करंट मेरी बढ़ी तो ऑटोमेटिक थीटा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनपुट क्या दे रहा हूँ किसी इंस्ट्रूमेंट में? करंट। तो ये क्या होगा? इनपुट। थीटा क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट में दिखाया जाने वाला एंगल, कितना एंगल 0 से कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए थीटा क्या है? एंगल मतलब आउटपुट है ये मेरा, उस पर शो करने वाला। तो आउटपुट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, इनपुट आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। जितना हम इनपुट देते जाएंगे उतना आउटपुट मिलता जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है आपका इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखिए जो डैम्पिंग टॉर्क होता है, ये डैम्पिंग टॉर्क आपकी 3 तरीके से दी जाती है। एक स्केल को अपनी स्टेडी स्टेट पोजीशन यानी बैलेंस कंडीशन पर लाने के लिए सबसे पहला एडी
करंट डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, भंवर धारा डैम्पिंग, ठीक है। दूसरा आपका होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तीसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन मतलब हवा घर्षण डैम्पिंग, फ्लूइड मतलब द्रव, फ्रिक्शन घर्षण डैम्पिंग, ठीक है। ये आपकी 3 डैम्पिंग होती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। होती तो 1-2 और हैं, लेकिन उनको पढ़ना नहीं है, वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में सीधी पूछ जाए, केवल इन 3 से ज्यादा चौथी कोई नहीं पूछी जाएगी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से वर्क करते हैं, डैम्पिंग किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टुमारो। कोई डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो कमेंट में बताएं जरूर, ठीक है। यदि चैनल पर सब नए हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और क्या करना है आपको, यूपी से 30 सेकंड में आपको सिलेक्शन ही लाना है। समझ लो कि मेरी जिंदगी का केवल 2 महीने हैं। कौन कौन से, जुलाई तो गया, अगस्त और सितंबर। मे भी सितंबर में आपका एग्जाम होगा 100%। अगस्त में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अगस्त को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, पढ़ाई अपनी फोकस, ठीक है। सिलेबस काफी है, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ अपना साथ साथ पढ़ते जाइए। पिछला बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैं आपको क्या करता रहूंगा, नोट्स मतलब उस तरीके से जो होते हैं प्रैक्टिस सेट, उनको भी आपको वीडियो डाल दूंगा, जो क्या करो अपना तैयारी करते रहो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास होगी टुमारो।